बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करना है, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, कि आपके पास सेल के अंदर डीएनए किस तरह प्रेजेंट होता है या किस तरह डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ ये आपके पास आती है कि आप लोगों को इसके अंदर ये आइडिया होना चाहिए कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन पर्सन होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास कितनी होती है। तो डीएनए की जो नॉर्मल हमारे सेल के अंदर या आप कह लें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लेंथ होती है वो आपके पास 3 बिलियन बेस पेयर होती है। अब बेस पेयर क्या होता है आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस से बना होता है। तो वो जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं उनको बोलते हैं बेस पेयर। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो डीएनए है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3.1 बिलियन या 3 बिलियन ऑलमोस्ट होती है। अब नॉर्मल जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लेट्स सपोज डीएनए होता है वो इनसाइड द सेल होता है। लेट्स सपोज ये आपके पास सेल है और इस सेल के अंदर ये आपके पास न्यूक्लियस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो आपका इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन डीएनए अपनी लेंथ के हिसाब से बहुत ज्यादा जो है ना वो इनलार्ज होता है। तो किस तरह फिर हमारी बॉडी के अंदर डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या पता हो कि डीएनए की आपके पास जो लेंथ है वो कितनी होती है, 3.1 बिलियन बेस पेयर। बेस पेयर क्या होता है, बेसिकली दीज आर दी नाइट्रोजीनियस बेसिस विच विल मेक द डीएनए। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद के सेल के अंदर डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस का साइज तो छोटा है, डीएनए का साइज इन लार्ज है। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक तरह से डीएनए का स्ट्रैंड है। अब नॉर्मल तो मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया, लेकिन अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 3 बिलियन लॉन्ग होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इस डीएनए को छोटा सा एक तरह से पैक करके इसको कंडेंस करके न्यूक्लियस के अंदर रख दिया जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो डीएनए होता है वो हमारे सेल के अंदर किस तरह एग्जिस्ट करता है, किस तरह प्रेजेंट होता है, कंडेंस फॉर्म के अंदर होता है। ये पहली चीज आप लोगों ने याद रखनी है। फिर उसके बाद डीएनए को कंडेंस क्यों किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया डीएनए को कंडेंस करने का मकसद ये होता है ताकि जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है उसके अकॉर्डिंग हम डीएनए को फिक्स कर सकें। तो इसीलिए फिर डीएनए को कंडेंस किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, आप लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर बार बार पढ़ेंगे। एक आपके पास टर्म होती है क्रोमाटिन और एक आपके पास टर्म होती है क्रोमोसोम। अब हमने ये पढ़ना है कि आपके पास क्या डिफरेंस होता है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के दरमियान। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर मैं क्या करता हूँ डीएनए प्लस प्रोटीन को पकड़ता हूँ, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो वो क्या बनेगा, क्रोमाटिन बनेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि क्रोमाटिन किस चीज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर आप डीएनए और प्रोटीन्स को पकड़ के कंडेंस करके इसको कंबाइन करेंगे तो वो जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि क्रोमाटिन और क्रोमोसोम के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। क्रोमाटिन सिंपली डीएनए और प्रोटीन्स होती हैं। अगर मैं उन डीएनए और प्रोटीन्स को पकड़ के कंबाइन करूंगा, उनको कंडेंस करूंगा, वो आपके पास क्या चीज बनेगी, क्रोमोसोम बनेगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो आपका डीएनए होता है वो बेसिकली आपको ओनली विजिबल होता है जब डीएनए एक सेल के अंदर माइटोसिस होती है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सेल के अंदर डीएनए को कब देख सकते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि डीएनए इज ओनली विजिबल व्हेन सेल अंडरगो माइटोसिस। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि जो क्रोमाटिन होता है ये आपके पास थिन होता है, मीन के पतला होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वो आपके पास थिक होता है। तो दैट्स वाई आप अगर एक सेल की स्टडी करेंगे ड्यूरिंग माइटोसिस तो उस दौरान आपको
क्रोमोसोम नजर आएगा, आपके पास क्रोमाटिन नजर नहीं आएगा। अब इसको मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास एक जो है ना वो धागा है, कोई भी कह लो कि एक रस्सी है या कोई धागा है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कंडेंस करता हूँ, इसको मैं पैक करता हूँ, तो एक तो ये साइज में छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल इसकी जो लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी, लेकिन इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको मैं फर्दर आपके पास कंप्रेस करता जाता हूँ, कंडेंस करता जाता हूँ, तो इसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी जो आपके पास साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। तो जब आप क्रोमाटिन को कंडेंस करते हैं, कंडेंस हो के ये चीज क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम बनेगा वो आपके पास थिक होगा, जो क्रोमाटिन होगा वो एक रस्सी की तरह, समझो कि एक धागा है जो कि पतला होगा। और अगर इन दोनों चीजों में मुझे देखना है, तो सेल के अंदर मुझे कौन सी चीज इजीली नजर आएगी, जिसका साइज बड़ा होता है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम जो आपके पास दो चीजें हैं, इनमें से कौन सी चीज विजिबल होती है, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं कब होते हैं, ड्यूरिंग माइटोसिस होता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर पहली चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ऊपर ये चीज बताई थी कि जो हमारा डीएनए होता है, इसको हम लोगों ने कंडेंस करके न्यूक्लियस के अंदर रखा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डीएनए होता है वो कैसे कंडेंस होगा। उसके लिए आप लोगों को आगे डिफरेंट जो है ना वो सबसे पहले टर्म्स का पता होना चाहिए। आपके पास एक फर्स्ट टर्म आएगी कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके पास कि न्यूक्लियोसोम क्या है। आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। बेसिकली इट इज द सब यूनिट ऑफ क्रोमाटिन। मैंने आपको ऊपर बताया था क्रोमाटिन क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अगर न्यूक्लियोसोम भी क्रोमाटिन का सब यूनिट है या उसका हिस्सा है, तो जाहिर बात है न्यूक्लियोसोम भी किस चीज से बना होगा, डीएनए प्लस प्रोटीन से। अब क्वेश्चन ये है कि हमने डिस्कस करना है कि आपके पास प्रोटीन क्या होता है और डीएनए क्या होता है, मीन कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे आप इन दोनों को कंडेंस करके आप क्रोमाटिन बनाएंगे और उसको न्यूक्लियस के अंदर रखेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपके पास प्रोटीन होती हैं, बेसिकली इन प्रोटीन्स को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो टोटल आपके पास 8 होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, उसके बाद हिस्टोन 3, हिस्टोन 4A। तो ये बेसिकली आपके पास एक तरह से चार जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो H2A है उसके दो पार्ट होते हैं, H2B है उसके दो पार्ट होते हैं, H3 के दो पार्ट हैं और H4 के दो पार्ट है। अगर आप इन चारों को कंबाइन करेंगे तो ये टोटल कितनी प्रोटीन बनेंगी, 8 प्रोटीन्स बनेंगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी होंगी, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी। और हिस्टोन प्रोटीन्स आपके पास टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। उसमें आपको टाइप का भी पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप आती है। तो ये था आपके पास हिस्टोन्स। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको पॉजिटिव चार्ज कौन देता है। तो आप लोगों ने बेसिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो इस हिस्टोन के अंदर कौन सी प्रोटीन्स आती हैं या आपके पास कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपके पास स्पेशली ये जो हिस्टोन होता है इसके अंदर प्रोटीन कौन सी आएंगी आपके पास, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आर्जिनिन और लाइसिन। ये दो प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करेंगी, हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज देंगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये था आपका प्रोटीन के बारे में। अब आगे देखते हैं डीएनए। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि जो डीएनए होता है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर ये बना होता है आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस का। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो डीएनए होता है इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होती है। वो जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फास्फेट। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि डीएनए को कौन नेगेटिव चार्ज देता है, तो आप लोगों ने बताना फास्फेट। हिस्टोन्स को कौन पॉजिटिव चार्ज देता है, आप लोगों ने बताना है कि उसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन आती है। अब देखिए मैंने ये बताया कि जो हमारा
बेसिकली डी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन होता है, वो आपका कंडेंस फॉर्म में होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन डीएनए और प्रोटीन्स को मैंने कंडेंस करना है और इसको इनसाइड द न्यूक्लियस रखना है। तो लेट्स सपोज आप ये समझें कि ये आपके पास है डीएनए और इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास प्रोटीन्स है। अब देखो डीएनए के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, और आपकी जो प्रोटीन्स हैं हिस्टोन्स उनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे या आपस में एक तरह से अट्रैक्शन करेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि डीएनए की कंडेंसेशन कैसे होती है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, उनको हिस्टोन्स बोलते हैं, उन हिस्टोन्स प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए और प्रोटीन के दरमियान क्या बनेगा, एक तरह से बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड क्या करेगा, डीएनए को कंडेंस कर देगा। और जब डीएनए आपका कंडेंस होगा उसको फिर आप क्या करेंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस रख देंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास प्रोटीन्स बनी हुई हैं, और वो प्रोटीन्स कौन सी हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि जब डीएनए को हम अराउंड दी हिस्टोन्स क्या करते हैं, एक तरह से इन्वेल्प करते हैं, तो उसको बोलते होते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम की क्या डेफिनेशन है कि लेट्स सपोज ये आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर आप एक छोटा सा इन्वेल्प रख दो हिस्टोन प्रोटीन्स का, तो इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और जो न्यूक्लियोसोम की लेंथ होती है वो आपके पास 10 नैनोमीटर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक न्यूक्लियोसोम कितनी उसकी लेंथ होती है, तो 10 नैनोमीटर होती है। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे जो डीएनए होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियोसोम नहीं होता, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है। मतलब लेट्स सपोज ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये थर्ड न्यूक्लियोसोम है, ये फोर्थ न्यूक्लियोसोम है। अब डीएनए के अंदर ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान कोई स्पेस है। हमारी इस स्पेस को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली कुछ और प्रोटीन्स होती हैं, उनको बोलते हैं हिस्टोन 1 प्रोटीन। मैंने आपको ऊपर बताया था हिस्टोन 2 ए, हिस्टोन 2 बी, 3 और 4, वहां पे मैंने हिस्टोन 1 का जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ हिस्टोन 1 का। हिस्टोन 1 क्या करती है, ये एक न्यूक्लियोसोम को पकड़ के दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच करती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। ये क्या करती है, डीएनए के एक सेगमेंट को पकड़ के डीएनए के दूसरे सेगमेंट के साथ बाइंड करती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। और आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप क्या करते हो, लेट्स सपोज इस H1 के थ्रू इन दो न्यूक्लियोसोम को कंबाइन करते हैं, तो आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हाईली क्या होगी, कंडेंस होगी, हाईली स्टेबल होगी, वो एक तरह से ब्रेक नहीं हो सकती। अब मैं आप लोगों को यहाँ से डायग्राम पे बताता हूँ। देखो ये आपके पास क्या है, डीएनए है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे उसने नीचे ये वाली जो चीज बनाई हुई है, ये आपके पास क्या आती है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो जब मैंने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए को इस तरह इन्वेल्प किया, वो चीज क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच करता हूँ। अटैच मैं इसकी मदद से करूंगा, ये चीज क्या है, दिस इज दी H1। तो H1 क्या होगी, ये आपके न्यूक्लियोसोम को अटैच करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपके पास लिंकर डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अब उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि जब भी आपके पास न्यूक्लियस कंडेंस फॉर्म में होता है, आप उसको इजीली जो है ना वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या आप उससे मैसेंजर आरएनए नहीं बना सकते। आप लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर आगे दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक टर्म होती है ट्रांसक्रिप्शन और एक आपके पास होती है ट्रांसलेशन। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अगर आप डीएनए को पकड़ के क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब आप इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है, मीन कि जब ये पैक होता है, उस टाइम आप उसकी
ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा सकते। तो अगर एक डीएनए कंडेंस फॉर्म में है, पैक फॉर्म में है, आप उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराएंगे, इसका मतलब ये कि वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। देखिए, आप अगर लेट्स सपोज ये आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस हिस्टोन प्रोटीन के अगर ऊपर आप क्या करते हो, अपना डीएनए रख देते हो, इस एक कंबाइन स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। तो आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इसमें किस तरफ से पॉजिटिव चार्ज आता है, किस तरफ से नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ उसने, कि डीएनए एग्जिस्ट इन द कंडेंस फॉर्म, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रोमाटिन फॉर्म टू फिट इनटू न्यूक्लियस, मतलब ये कि जो आपके पास डीएनए होता है वो आपके पास कंडेंस फॉर्म में होगा, और जब डीएनए और आपके पास प्रोटीन मिलती हैं उसको बोलते हैं क्रोमाटिन। और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। लेट्स सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर यहाँ पे डीएनए है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्रोमाटिन फॉर्म में होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि डीएनए क्या करेगा, ये ट्विस्ट करेगा, मतलब ये कि ये आपके पास अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन मूव करेगा। तो जब डीएनए क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन के आपके पास लेट्स सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर जब ये मूव करेगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोसोम। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद उसने ये लिखा है कि H1 बाइंड्स क्या करता है, मैंने आपको पीछे बताया कि H1 बाइंड करता है आपके एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर H1 बाइंड करता है वो बहुत स्टेबल हो जाता है, आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने याद रखना है पॉइंट। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए के ऊपर वो उसको नेगेटिव चार्ज देता है, जो हिस्टोन होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज देती हैं। हिस्टोन किस चीज से बनी होती हैं, लाइसिन और आर्जिनिन के साथ। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप पीछे मैंने ये चीज बताई थी कि जो डीएनए होता है वो माइटोसिस के अंदर इजीली विजिबल होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। मैंने आपको पीछे चीज बताई कि क्रोमाटिन क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। अगर डीएनए और प्रोटीन को कंडेंस करोगे, कंबाइन करोगे, वो क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके डीएनए है और जो आपकी प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस किस फेज में होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है वो एस फेज के अंदर होती है। ये भी इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे, सेल साइकिल का टॉपिक। वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, लेकिन जस्ट अभी आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें। फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है, अपना एक उसका डीएनए होता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए होता है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो ह्यूमन डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से कैसे डिफरेंशिएट करता है। ह्यूमन डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। तो ये आप लोगों का पहला पैराग्राफ था। आपको इसमें क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्रोमाटिन क्या होता है, उसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन क्या होती हैं, लिंकर डीएनए क्या होता है, या H1 क्या होता है। ये सारी टर्म्स आपके इस पैराग्राफ में आती हैं, आपको इसके अंदर ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। आपका जो क्रोमाटिन होता है वो दो तरह का होता है। तो क्रोमाटिन आगे दो फॉर्म के अंदर होगा, एक होता है हिड्रोक्रोमाटिन, एक होता है यूक्रोमाटिन। अब हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ना है कि हिड्रोक्रोमाटिन क्या है और आपके पास जो यूक्रोमाटिन है वो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये याद रखें कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, मैं इस स्ट्रैंड को पकड़ के क्या करता हूँ, इस तरह एक तरह से पैक कर देता हूँ। तो जब आप डीएनए को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं या पैक कर देते हैं, उस फॉर्म को बोलते होते हैं हिट्रोक्रोमाटिन। तो जो क्रोमाटिन कंडेंस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं हिट्रोक्रोमाटिन। मतलब ये कि जब इस फॉर्म में क्रोमाटिन होगा वो लूज नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आपका क्रोमाटिन इस
फॉर्म के अंदर होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। अब इसकी रीजन क्या है, आप लोगों से वो पूछ सकते हैं कि जब डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होती, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्यों होता है। तो देखें, ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होते हैं। आप लोग आगे ये भी टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर आपने डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना है, यू हैव टू रिक्वायर सम एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स अगर आप इस डीएनए के अंदर एंटर करेंगे तब जाके आपका मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो अगर एक डीएनए इस तरह से कंडेंस है, मतलब पैक है, बाहर जो एंजाइम प्रेजेंट होगा वो एक तरह से इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो जब एंजाइम बाहर से अंदर एंटर नहीं होगा, आपका ये जो एक तरह से डीएनए होगा, इससे आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। और उसके बाद उसने ये लाइन लिखी है, स्टेरिकली इनअसेसिबल। इसका क्या मतलब होता है कि आप इस डीएनए को असेस नहीं कर सकते, मतलब हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो इस तक असेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये है ही इतना थिक, इतना पैक कि एंजाइम इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि कंडेंस जो हमारा क्रोमेटिन होता है, जब वो कंडेंस फॉर्म में होगा तो वो इनएक्टिव होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, आप उसको इजीली असेस नहीं कर सकते। फिर अगर मैं इस कंडेंस डीएनए को क्या करता हूँ, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखता हूँ। देखिए यार, एक सिंपल सी चीज है, अगर एक ये एक सॉलिड चीज है, अब आप लोगों को मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप लोग बाहर वॉक करते हैं तो बाज दफा ये होता है कि जब सनलाइट पड़ती है तो आपको अपना शेडो नजर आता है ब्लैक ब्लैक जमीन के ऊपर। तो इसी तरह क्या है कि जब आपका पास ये डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है, आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू लाइट फेंकोगे तो लाइट इससे इजीली पास नहीं कर सकती। तो जब लाइट इससे इजीली पास नहीं करेगी, ये अपना इधर शेडो देगा जो कि ब्लैक होगा, जो कि डार्कर होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो कंडेंस आपका क्रोमाटिन होता है वो आपको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्लैक आएगा। अब ये देखिए, ये वाला जो है, ये सारा का सारा क्या है, डार्क है। ये आपका हिट्रोक्रोमाटिन है जो कंडेंस फॉर्म में है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद उसने ये लिखा है कि आपसे अगर लेट्स सपोज पूछा जाए कि आप एक क्रोमाटिन को कंडेंस या हिट्रोक्रोमाटिन कैसे बना सकते हैं, तो लेट्स सपोज अगर ये एक मेरे पास ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अगर मैं इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करता हूँ, CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड करता हूँ, तो जब आप एक स्ट्रैंड के ऊपर, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइलेशन करते हैं तो वो आपका हिट्रोक्रोमाटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसने लिखा है कि आप हिट्रोक्रोमाटिन को कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय मिथाइलेशन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो, कि आपके अगर डीएनए की आपने हिट्रोक्रोमाटाइजेशन करानी है तो आप उसके ऊपर कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे, वो है मिथाइलेशन ग्रुप। फिर इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ, आपके पास इस सेल की या इस स्ट्रैंड की एसिटाइलेशन करता हूँ, मतलब अगर मैं इसके ऊपर एक एसिटाइल ग्रुप ऐड करता हूँ, उससे क्या होगा, हिट्रोक्रोमाटिन कम हो जाएगा। तो अगर मैं मिथाइलेशन करूं तो मेरा जो क्रोमोसोम के अंदर आप कह लें कि जो क्रोमाटिन होगा वो कंडेंस होगा। अगर मैं एसिटाइलेशन ग्रुप ऐड करूं तो वो जो क्रोमाटिन होगा वो आपका लेस कंडेंस होगा, लेस हिट्रोक्रोमाटिन होगा। ये आप लोगों ने इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर चीजें पढ़नी है। और फिर ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये क्या है, आपका यू क्रोमाटिन है। मतलब ये कि इसके ऊपर मैंने एसिटाइल ग्रुप ऐड किया है, तो जब मैं एसिटाइल ग्रुप ऐड करूंगा वो जो क्रोमाटिन होगा वो यू क्रोमाटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि बार बॉडी में बी विजिबल ऑन पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहली चीज है कि व्हाट इज द बार बॉडी। अब आप लोगों को पता होगा कि जो मेल होता है उसके अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, 46XY। जो फीमेल होती है उसमें 46XX। अब आप लोगों ने आज से ये चीज याद रखनी है कि फीमेल की बॉडी में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल की बॉडी में इनएक्टिव होता है, दिस इज कॉल्ड बार बॉडी। तो बार बॉडी ओनली प्रेजेंट किस में होती है, फीमेल में होती है। और ये क्या होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है। और ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, इट इज अ नॉर्मल। फीमेल की बॉडी में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम काम करता है, एक इनएक्टिव रहता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है
जो इनएक्टिव होता है ये आपको न्यूक्लियस की साइड्स पे नजर आएगा। लेट्स सपोज अगर ये न्यूक्लियस है तो आपको ऑन दी पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे ये नजर आएगा। तो ये आप लोगों ने इस पैराग्राफ में रीड कर लेना है। अब आगे चलते हैं यू क्रोमाटिन। अब देखो ये सारा इसके ऑपोजिट है। हेट्रोक्रोमाटिन कंडेंस होता है, ये लेस कंडेंस होता है। ये आपका डार्कर नजर आता है क्योंकि ये कंडेंस होता है। ये लेस डार्क नजर आएगा, ये लाइटर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये लूज होता है, लेस कंडेंस होता है। फिर मैंने आपको बताया जो चीज ज्यादा कंडेंस होगी वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगी, जो चीज ज्यादा लूज होगी वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी। और इसी तरह अगर एक चीज लूज है आप उस तक इजीली जो है ना वो असेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, अगर ये कंडेंस नहीं है तो यहाँ पे जो एंजाइम्स पड़े हैं ये इजीली एंटर होके इस डीएनए से आपका मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। तो इन एंजाइम्स को क्या है, असेस है आपके डीएनए के पास। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि ये आपके पास स्टेरिकली असेसेबल है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आपके पास ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो मैंने आपको चीज पहले बता दी है कि जब आप डीएनए की क्या करते हैं, मिथाइलेशन करते हैं, तो आपका डीएनए जो होता है वो एक तरह से हीट्रोक्रोमाटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप डीएनए की मिथाइलेशन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डीएनए का एक्सप्रेशन चेंज होगा। लेट्स सपोज ये एक डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होता है, हमारी जीन्स होती हैं। अब आप लोगों ने चीज याद रखनी है कि जब आप एक मिथाइलेशन ग्रुप ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो डीएनए सेगमेंट होता है, मतलब ये एक डीएनए का पार्ट है, सिर्फ आप इसको चेंज करेंगे, आप इन जीन्स के सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो मिथाइलेशन करने से क्या होता है, सिर्फ जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, लेकिन जो जीन्स का सीक्वेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें डीएनए की मिथाइलेशन होती है। उसमें एजिंग है, उसमें कार्सिनोजेनेसिस है, जिनोमिक इम्प्रिंटिंग है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है आपके पास ट्रांसपोलेबल एलिमेंट रिप्रेशन। आप लोग जस्ट इन एग्जांपल्स को याद रखो कि ये वो एग्जांपल्स है जिनमें डीएनए की मिथाइलेशन होती है। और आप लोगों ने एक चीज और याद रखनी है। लेट्स सपोज ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये जीन है। इस जीन से पहले एक साइट होती है, उसको बोलते हैं जीन प्रमोटर। जीन प्रमोटर क्या होता है, ये बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एक जीन से पहले एक गेट होता है, एक दरवाजा होता है। आपने जो मिथाइलेशन करनी है वो इसके ऊपर करनी होती है। तो मिथाइलेशन कहाँ पे होगी, विद इन दी जीन प्रोमोटर। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जीन से आने वाला पहला जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड जीन प्रमोटर। और ये किस चीज से बना होता है, ये आपके सीपीजी आइलैंड से बना होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आता है हिस्टोन मिथाइलेशन। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया कि सिंपल याद रखो, अगर आपने मिथाइलेशन की वो डीएनए हो या हिस्टोन हो, आपने उसको इनएक्टिव कर दिया, आपने उसको हेट्रोक्रोमाटिन के अंदर बना दिया है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो हिस्टोन की मिथाइलेशन होती है ये आपके डीएनए को म्यूट कर देती है, आपके डीएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं होने देगी। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने हैं। फिर उसके बाद आता है कि एसिटाइलेशन। मैंने आपको ऊपर यही चीज बताई थी कि आपके पास एसिटाइलेशन जब किसी चीज की होती है ना, उसमें क्या होगा, आपके पास डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि एसिटाइलेशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, हिस्टोन के ऊपर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करते हो। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप डीएनए के ऊपर प्रेजेंट जो हिस्टोन्स होती हैं उनके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को कम करोगे, उससे क्या होगा, डीएनए की एसिटाइलेशन होगी, डीएनए रिलैक्स हो जाएगा, डीएनए आपका लूज हो जाएगा और उससे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगी। मतलब ये कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए ज्यादा बनेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और फिर इसी तरह डी एसिटाइलेशन। देखो अगर आप क्या करते हो, अगर हिस्टोन से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करते हो, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। अगर आप क्या करते हो, डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट हिस्टोन्स होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐड करते हो, मतलब ये कि एसिटाइल ग्रुप आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, उसको बोलेंगे डी एसिटाइलेशन। तो अगर आप पॉजिटिव
मतलब सिंपल याद रखें कि अगर एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं दिस इज एसिटाइलेशन, अगर एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करते हैं दिस इज डी एसिटाइलेशन। और आपके एग्जाम में सिर्फ वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक डीएनए है उसकी एसिटाइलेशन होती है तो कौन सी चीज ज्यादा बनेगी। आप लोगों ने याद रखना है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगी। अगर उसके ऊपर से मैं एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करूंगा तो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए कम बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, उसके ऊपर से एसिटाइल ग्रुप को हटा दिया है। तो ये आप लोगों का खैर आज का टॉपिक था, जिसमें आप लोगों ने सिंपली क्या पढ़ा है कि कैसे आपके डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके न्यूक्लियोटाइड्स को। तो इसके अंदर अगर किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बता सकता है यार। अब्दुल मोइद, यहाँ पे मीटिंग आप स्टॉप कर देना। आपको वो ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहां पे मीटिंग स्टॉप कर देना आप।